क्या इजराइल ने ईरान के सबसे ताकतवर शख्स को मार दिया है? अली लारिजानी अगर वाकई मारे गए हैं तो ये ईरान के लिए कितना बड़ा झटका है। सवाल तो ये भी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ हैं? उनके नाम पर एआई वीडियोस क्यों तैर रहे हैं? 6 उंगलियों वाली तस्वीरों के पीछे क्या सच छिपा है? आज के शो में अली लारिजानी की कहानी सुनाएंगे, एक दार्शनिक जो ईरान की सुरक्षा नीतियां तय करता है और जिसकी मौत इजराइल को इस जंग में दूसरी सबसे बड़ी सफलता दिला सकती है। आखिर में बात निपट अकेले खड़े डोनाल्ड ट्रंप की भी होगी। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP, Candid and Rajnikandha. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। सबसे पहले अली लारिजानी की बात करते हैं। अगर इजराइल के दावे सच हैं और लारिजानी मारे गए हैं तो आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद इजराइल के लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी स्क्रीन पर ईरान की लीडरशिप का ढांचा है। सुप्रीम लीडर की कुर्सी सबसे ऊपर है। अब नीचे के रक्षा महकमों पर नजर डालिए। नेशनल डिफेंस काउंसिल के हेड अली शामखानी, IRGC के चीफ कमांडर मोहम्मद पाकपौर, डिफेंस मिनिस्टर अमीर नासिरजादेह और आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी। अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक ये सभी लोग मारे जा चुके हैं। इस पावर वैक्यूम के बीच आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद देश की सुरक्षा रणनीति अली लारिजानी और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के जिम्मे थी। लारिजानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। आसान जबान में कहें तो उनका रुतबा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जैसा है। ये वो महकमा है जो देश की जंग और रक्षा की नीतियां तय करता है। आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद लारिजानी को ही ईरान का सबसे ताकतवर इंसान माना जा रहा था। शो शूट होने तक इजराइल के दावों की पुष्टि नहीं हुई है। लारिजानी को आखिरी बार 13 मार्च को तेहरान की सड़कों पर अल-कुद्स रैली में मार्च करते हुए देखा गया था। इसके बाद 16 मार्च को उन्होंने पूरी मुस्लिम दुनिया के नाम एक मैसेज पोस्ट किया था। पैगंबर मोहम्मद की बात याद दिलाते हुए उन्होंने अरब देशों को ताना मारा था कि इस मुश्किल वक्त में खाड़ी के देश ईरान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। फिर 17 मार्च को लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक हाथ से लिखा हुआ नोट भी पोस्ट हुआ है। इसमें देश के लिए जान देने वाले ईरानी नौसैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है, जिनका आज ईरान में जनाजा उठना था। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अब जानते हैं कि अली लारिजानी की पूरी कहानी क्या है। लारिजानी को देखने के 2 नजरिए हैं। अगर ईरानी नजरिए से देखें तो सबसे पहले बात होगी कि वो एक दार्शनिक हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इमैनुअल कांट और रेने डेकार्ट जैसे पश्चिमी दार्शनिकों पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। दार्शनिक कहा तो अचानक यूनान याद आता है और याद आते हैं महान दार्शनिक प्लेटो, जिन्होंने कहा था कि एक आदर्श राज्य वो है जिसे कोई दार्शनिक चलाए, हेड ऑफ स्टेट एक फिलोसोफर हो। लारिजानी रसूख रखने के बावजूद ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं बन सके। मुल्क के नियम कायदे थे, उनके पास रिलीजियस एलिजिबिलिटी नहीं थी, उसकी इजाज़त नहीं मिलती क्योंकि वो आयतुल्लाह नहीं थे। हालांकि इस्लामिक क्रांति के बाद से ही देश की राजनीति और सुरक्षा रणनीति में उनकी अहम हिस्सेदारी रही है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद वो IRGC में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर में शामिल हो गए थे। इसके बाद 1990 के दशक में वो संस्कृति मंत्री बने, फिर सरकारी ब्रॉडकास्टर के चीफ भी बने। 2005 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, लेकिन आयतुल्लाह खामनेई के वो इतने करीबी थे कि उन्हें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड और चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर बना दिया गया था। 2008 से 2020 तक वो संसद के स्पीकर रहे और इसी दौरान 2015 में अमेरिका के साथ और बाकी पश्चिमी देशों के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई थी वो भी उन्होंने पास करवाई थी। लारिजानी का पूरा खानदान ही ईरान के निजाम में खासा ताकतवर रहा है। उनके पिता मिर्जा हाशिम अमोली एक बड़े शिया धर्मगुरु थे। उनके भाइयों ने न्यायपालिका से लेकर विदेश नीति से जुड़े अहम पद संभाले हैं। साल 2009 में टाइम मैगजीन ने लारिजानी परिवार को ईरान का कैनेडी परिवार का तमगा दिया था। लारिजानी को देखने का पश्चिमी नजरिया एकदम अलग है। अमेरिका ने जनवरी 2026 में लारिजानी पर पाबंदियां लगा दी थी, सैंक्शंस लगाए थे। तर्क था कि उन्होंने देश में उठे प्रदर्शनों को कुचला है। तब लारिजानी ने कहा था कि वे प्रदर्शन ऑर्गेनिक नहीं थे, वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मुल्क को तोड़ने की इजरायली रणनीति थी, इजरायली साजिश थी। लारिजानी हमेशा से ईरानी निज़ाम में कट्टरपंथी खेमे के नेता माने जाते हैं। जब 2020 में अमेरिका ने टॉप कमांडर
कमांडर कासिम सुलेमानी को मारा था, तो लारिजानी ने कसम खाई थी कि इस खून का बदला अमेरिका को मिडिल ईस्ट से भगा कर लिया जाएगा। लारिजानी ने यह भी कह रखा है कि अगर ईरान को मजबूर किया गया तो उसके पास परमाणु हथियार बनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। उनके तेवर समझने हो तो आप 1 मार्च का उनका बयान सुनिए, जब ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है और मैं तैयार हूं, तो लारिजानी ने कहा था कि हम अमेरिकियों से कोई बातचीत नहीं करेंगे, तुमने ईरानियों का दिल जलाया है, हम अपने दुश्मनों का दिल जला देंगे। इजराइल ने एक और ईरानी लीडर के मारे जाने का दावा किया है। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स बसीज के चीफ गुलाम रेजा सुलेमानी को भी एक हवाई हमले में मार दिया है। इजराइल का दावा है कि उन्होंने सुलेमानी को तब निशाना बनाया जब वो अपने तबाह हो चुके मुख्यालय के बजाय एक अस्थायी टेंट कैंप से अपनी फोर्स को लीड कर रहे थे। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों ने गुलाम रेजा पर पहले ही कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे। गुलाम रेजा साल 2019 से ही बसीज फोर्स के बसीज मिलिशिया के चीफ थे। इस मिलिशिया में 4.5 लाख से ज्यादा जवान शामिल हैं। साल 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने ही इसकी बुनियाद रखी थी। ये IRGC के तहत काम करने वाली एक वॉलंटियर फोर्स है। इसमें आम शहरी काम करते हैं, फौजी नहीं, जो इस्लामी शासन के वफादार हैं। इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स से लेकर मजदूर तक हर तबके के लोग शामिल हैं। मौत की बात हो तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम आना भी अब लाजमी सा हो गया है। 6 उंगलियों वाला दावा, गायब अंगूठी, कथित डीप फेक वीडियो, AI वीडियो और सुरक्षा कैबिनेट बैठकों से उनकी गैर हाजिरी, इन सब वजहों से नेतन्याहू पिछले 1 हफ्ते में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं। क्या बीबी जिंदा है या नहीं? इज बीबी अलाइव और डेड? ये सवाल एक्स पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाले मुद्दों में शामिल रहा है। अफवाहें फैल रही हैं कि बीबी ईरान के साथ संघर्ष के बीच या तो मर चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हैं। पिछले हफ्ते से नेतन्याहू का कोई लाइव टीवी संबोधन नहीं आया है अपने देश के नाम। उनकी मौत की अफवाहों को खारिज करने के लिए इजराइल ने जो भी वीडियोज जारी किए हैं उन्हें बारीकी से खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये AI वीडियोज हैं। रिपोर्ट्स को सबसे पहले हवा मिली 12 मार्च को, जब नेतन्याहू ने ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के धुंधले स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इनमें दावा किया गया कि नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिख रही हैं, इसलिए ये वीडियो AI से बनाए गए हैं। ये सब प्रधानमंत्री की कथित हत्या को छिपाने की साजिश का हिस्सा है, ऐसा दावा किया जा रहा था। इसके बाद नेतन्याहू के अकाउंट से 15 मार्च को एक और वीडियो पोस्ट किया गया था। इसमें वो यरूशलेम के पास सताफ कैफे में जाते हुए दिख रहे हैं। इसे एक्स पर 7 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो में नेतन्याहू हिब्रू भाषा में बात कर रहे हैं। कैमरामैन उनसे कहता है, प्रधानमंत्री, ऑनलाइन लोग कह रहे हैं कि आप मर चुके हैं। इस पर नेतन्याहू जवाब देते हैं कि वो सिर्फ कॉफी के लिए मर रहे हैं। इसके बाद वो कैपुचिनो लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कैमरे की तरफ अपने दोनों हाथ दिखाते हैं और मजाक में कहते हैं, चाहें तो उंगलियां गिन लीजिए। वीडियो पोस्ट होने के बाद इसकी भी जांच शुरू हो गई। हालात और उलझ गए जब एक्स के अपने AI चैटबॉट ग्रोक ने भी इसे AI जनरेटेड या डीप फेक वीडियो बता दिया। जब उनसे पूछा गया कि नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो असली है या नकली, जब ग्रोक से पूछा गया तो उसने कहा कि नेतन्याहू के दाहिने हाथ में साफ तौर पर 6 उंगलियां दिख रही हैं, जो AI की एक सामान्य गलती हो सकती है। हालांकि बाद में ग्रोक ने अपनी ही बात बदल दी और कहा कि जो एक अतिरिक्त उंगली दिख रही है वो दरअसल रोशनी, परछाई या हाथ की पोजीशन की वजह से एक विजुअल भ्रम है, विजुअल इल्यूजन है। कुछ यूजर्स ने यह भी दावा किया कि नेतन्याहू के हाथ में जो कॉफी कप है वो ऐसे झुक रहा है जैसे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण एग्जिस्ट ही न करता हो। इन दावों का जवाब भी आया। यरूशलेम के कैफे द सताफ जहां नेतन्याहू गए थे, उसने इंस्टाग्राम पर हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में इजरायली प्रधानमंत्री को साफ तौर पर वहां कॉफी का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद मामला शांत नहीं हुआ है। इसके बाद 16 मार्च को एक नया वीडियो पोस्ट किया गया था। इसमें नेतन्याहू यरूशलेम की सड़कों पर आराम से चलते हुए और आम लोगों से मिलते जुलते दिख रहे थे, लेकिन यहां भी इंटरनेट मानने को तैयार नहीं था। कई यूजर्स ने कहा कि वीडियो में जैसे ही नेतन्याहू ने अपना हाथ हिलाया, उनकी उंगली में दिख रही अंगूठी अचानक गायब हो गई। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, नेतन्याहू का हाथ हिलाते ही उनकी अंगूठी क्यों गायब हो जाती है? क्या ये भी AI वीडियो है? इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकबी ने भी एक्स पर इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि नेतन्याहू की मौत या उनके 6 उंगलियां होने जैसी बातें टकर कार्लसन की कुछ बेतुकी बातों जितनी ही पागलपन भरी हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को तो बस एक उंगली दिखाने की जरूरत थी उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि वो मर चुके हैं। भारत में इजराइल के राजदूत र्यूवेन अजार ने भी नेतन्याहू को लेकर फैल रही अफवाहों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिंदा हैं और इस समय मिलिट्री डिस्कशंस और रणनीतियों से जुड़ी बैठकों में व्यस्त हैं। अब अमेरिकी
अमेरिका की खबर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बुरी तरह झुंझलाए हुए हैं। उनका दर्द यह है कि उनके एक बुलावे पर दुनिया दौड़ी दौड़ी क्यों नहीं आ रही। दुनिया छोड़िए, अमेरिका के सबसे पक्के दोस्त यानी यूरोप और नेटो देश भी अब ट्रंप से पल्ला झाड़ रहे हैं। ट्रंप की धमकियों का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा। 15 मार्च को ट्रंप ने नेटो देशों को धमकी दी थी। कहा था कि अगर हुर्मुज का रास्ता खुलवाने में मदद नहीं की तो नेटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका 40 सालों से 45,000 सैनिक लगाकर यूरोप की हिफाजत कर रहा है, लेकिन आज जब अमेरिका को मदद चाहिए तो सबने मुंह फेर लिया। ट्रंप की इस अपील पर किसने क्या कहा है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि उनका देश ईरान के साथ किसी बड़ी जंग में नहीं घसीटा जाएगा। यूरोपियन यूनियन की टॉप डिप्लोमेट काजा कलास बोली कि यूरोप की जंग नहीं है। जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज ने कहा कि यह जंग नेटो का मसला नहीं है। फ्रांस, पोलैंड, इटली और फिनलैंड ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि उनकी सेना इस जंग में नहीं कूदेगी। सवाल यह है कि यूरोप के देश ऐसा क्यों कर रहे हैं? नेटो ट्रंप का साथ क्यों नहीं दे रहा? वजह तो बहुत सी हैं। एक पेज तो नेटो के नियमों में भी है। आप जानते हैं कि नेटो 32 देशों का एक सैन्य संगठन है। इसका सबसे अहम नियम है आर्टिकल 5, आर्टिकल 5। मतलब अगर एक देश पर हमला हुआ तो सब मिलकर उसकी मदद करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। तो फिर नेटो इस जंग में क्यों नहीं कूद रहा? पहली बात, नेटो का नियम कहता है कि विवादों को बातचीत से सुलझाओ। ये जंग अमेरिका और इजराइल ने खुद ही छेड़ी है, तो बात बचाव की नहीं है, हमले की हो गई। यानी डिफेंसिव मामला नहीं है, ये ऑफेंसिव कार्रवाई है। दूसरी बात है भूगोल की पाबंदी, ज्योग्राफी। नेटो का दायरा सिर्फ यूरोप और उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका तक सीमित है। ईरान और मिडिल ईस्ट में भी सेना उतारने के लिए सभी देश जो हैं बाध्य नहीं है। हालांकि उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं है। नेटो ने बतौर संगठन जंग में उतरने से साफ तौर पर मना कर दिया है। हाँ, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश अपनी मर्जी से थोड़ी बहुत सैन्य मदद जरूर कर रहे हैं, पर नेटो के झंडे तले नहीं। जाहिर है यूरोप के नेता 2003 के इराक युद्ध और अफगानिस्तान की तबाही को नहीं भूले हैं। 9/11 हमले के बाद नेटो ने अमेरिका के लिए अपनी सेना भेजी थी, जिसमें यूरोप के कई सैनिक मारे गए थे। और अब उस गलती के 2 दशक बाद एक बार फिर वो अपना नुकसान नहीं कराना चाहते। कुल जमा बात यह है कि अमेरिका इस वक्त कूटनीति के मोर्चे पर एकदम अकेला पड़ गया है। ट्रंप अब उन देशों पर जोर डाल रहे हैं जिनका तेल होर्मुज के रास्ते आता है। ट्रंप का कहना है कि चीन और जापान की इस रास्ते पर भारी निर्भरता है, इसलिए अब उन्हें ही आगे आकर अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहले कुछ तस्वीरें देखिए। तस्वीरें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की हैं। नेस्तनाबूद इमारत का जो मलबा जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा है वो एक रिहैब सेंटर का है। रिहैब सेंटर यानी वो अस्पताल जहां नशे की लत से पीड़ित लोगों का इलाज किया जाता है। अफगानिस्तान का दावा है कि इस अस्पताल पर पाकिस्तान ने 16 मार्च की रात को हवाई हमला किया। अफगान तालिबान के मुताबिक हमले में 400 लोग मारे गए हैं और 250 के करीब लोग घायल हुए हैं। तालिबान शासन के उप प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने 17 मार्च की सुबह एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया, पाकिस्तानी सेना ने आज शाम लगभग 9 बजे उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर हवाई हमला किया। ये 2000 बिस्तरों वाला अस्पताल है जहां विशेष रूप से नशे की लत का इलाज किया जाता है। इस हमले के कारण अस्पताल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। आशंका है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। दुर्भाग्य से अब तक मरने वालों की संख्या 400 तक पहुंच गई है। वहीं लगभग 250 लोगों के घायल होने की खबर है। रेस्क्यू टीम्स इस समय घटनास्थल पर मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अस्पताल पर ऐसे किसी भी हमले के आरोपों को खारिज किया है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने केवल आतंकी ठिकानों और कैंप्स को निशाना बनाया है, लेकिन तबाही और इमारत के मलबे में फंसे लोगों की तस्वीरें कुछ और ही गवाही दे रही हैं, कुछ और बयान दे रही हैं। भारत ने भी इस हमले की निंदा की है। इसे पाकिस्तान का कायरतापूर्ण और अमानवीय कृत्य बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान एक नरसंहार को मिलिट्री ऑपरेशन का रूप देने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, पाकिस्तान की ये घिनौनी कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है। इससे पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान लगातार लापरवाही भरा रवैया अपनाता रहा है। अपनी अंदरूनी नाकामियों को छिपाने के लिए सीमा के बाहर हिंसा फैलाता रहा है। यह हमला रमज़ान जैसे पवित्र महीने में किया गया है, एक ऐसा समय जिसे दुनिया भर के मुसलमान शांति और दया का प्रतीक मानते हैं। इससे यह घटना और भी निंदनीय हो जाती है। किसी भी धर्म, कानून या इंसानियत के आधार पर अस्पताल और उसके मरीजों पर हमला करने को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत ने आगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा कि इस आपराधिक कृत्य के दोषियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। साथ ही सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने का सिलसिला तुरंत बंद हो। बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के बीच 26 फरवरी से जंग जारी है, तब से दोनों देश लगातार एक दूसरे पर हमले करते आए हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह करने और कई सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है, तो वहीं पाकिस्तान ने कई बार काबुल, कंधार समेत अफगानिस्तान के अन्य शहरों पर हवाई हमले किए हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर दोनों देश क्यों लड़ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान को लगातार यह आरोप रहा है कि उसके यहाँ हमले करने वाले आतंकी अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं। पाकिस्तान के मुताबिक तालिबान इन आतंकियों को सुरक्षित ठिकाना देता है, हालांकि अफगानिस्तान इन आरोपों से साफ इनकार करता है। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार झड़प भी हो चुकी है। अक्टूबर 2025 में भी दोनों देशों के बीच कई दिनों तक जंग चली थी, जिसके बाद तुर्की और कतर ने मध्यस्थता कराते हुए सीज फायर की घोषणा की थी। हालांकि इसके बाद भी सीमा पार पर हमले की खबरें आती रहती हैं। अब बात क्यूबा की, जहां पूरे देश में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई है। देश का नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड ठप पड़ गया है, लाखों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। ये सब हो रहा है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की जिद के कारण। क्यूबा में कम्युनिस्ट सरकार है, अमेरिका इसे बदलना चाहता है, अपनी पसंद की सरकार बिठाना चाहता है, सरल शब्दों में रिजीम चेंज करना चाहता है। ट्रंप तो यहाँ तक कह चुके हैं कि वो चाहें तो क्यूबा पर कब्जा भी कर सकते हैं और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। जाहिर है, कहा कि क्यूबा में कब्जा करना उनके लिए सम्मान की बात होगी। ये वो तब कह रहे हैं जब पहले से ही ईरान के साथ जंग में अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। खैर, अब सवाल यह है कि इन सब से क्यूबा के बिजली संकट का क्या लेना देना। दरअसल क्यूबा का मेन एनर्जी सोर्स ऑयल और नेचुरल गैस है। इसका अधिकतर हिस्सा वो इंपोर्ट करता है। जनवरी 2026 तक उसे वेनेजुएला से तेल मिल रहा था, लेकिन निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद अमेरिका ने क्यूबा की तेल सप्लाई बंद कर दी है। उस पर नए सैंक्शंस, पाबंदियां लगा दी हैं। यहां तक कि क्यूबा की तरफ जा रही कई तेल सप्लाईज को जब्त भी कर लिया है। ट्रंप ने क्यूबा को तेल बेचने पर अन्य देशों को टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है। नतीजतन अब क्यूबा के पास तेल नहीं बचा है। थर्मल पावर प्लांट्स ठप पड़ गए हैं। बिजली कंपनी ने कहा है कि वो किसी तरह सप्लाई फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेल की सप्लाई के बिना पूरी तरह से बिजली की बहाली मुश्किल होगी। यानी पूरे देश पर मानवीय संकट खड़ा हो गया है। हालांकि क्यूबा के राष्ट्रपति डियाज कनेल ने कहा था कि वो अमेरिकी ट्रंप प्रशासन के साथ मतभेदों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने 16 मार्च को फिर से क्यूबा पर कब्जे के अपने नेक इरादे जाहिर किए। ऐसे में अमेरिका बातचीत के लिए कितना तैयार है कहना मुश्किल है। क्यूबा में क्या नए हालात बनते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।